क्या हो अगर आप अर्थ के काम से इंसान ही हो, आपकी एक नॉर्मल सी लाइफ हो, मगर फिर आपकी जिंदगी में एक हादसा हो जाए। बुरा हादसा नहीं बल्कि हैरान करने वाला एक खूबसूरत हादसा। जैसे पलक झपकते ही आप अर्थ से किसी और प्लेनेट पर पहुंच जाए और वो प्लेनेट वहाँ जिंदगी हो, एक पूरा सिस्टम हो, राज्य हो, कबीले हो और आप उस प्लेनेट और उनके लोगों की किस्मत बदलने का एक जरिया बने। तो जरा इमेजिन करें ऐसे एडवेंचर को। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ उस प्लेनेट पर आपको एक प्यारी सी क्यूट सी राजकुमारी भी मिल जाए। फिर तो इस एक्सप्लेनेशन की कसम वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या आप तैयार है एक ऐसे मजेदार एडवेंचर के लिए? सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम अर्थ से जा रहे हैं। हम अगर जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत में मार्स को दिखाया जाता है। इस कहानी में उसे बारसून कहते हैं। इस प्लेनेट में हवा, पानी, जीवन और सब है, लेकिन ये प्लेनेट मर रहा है। इस प्लेनेट का एक शहर जुडांगा जो अपने पहुंच के साथ बारसून के लोगों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम हीलियम है। हीलियम शहर जुडांगा शहर को हजारों सालों से टक्कर दे रहा है, उनका मुकाबला कर रहा है। और जब एक बार इन दोनों राज्यों के बीच जंग चल रही थी तभी जुडांगा के राजा सप्तान के पास 3 लोग आते हैं और इनके हेड का नाम होता है शेंग। शेंग बहुत ही पावरफुल होता है और वो कहते हैं कि वो लोग दीवी एसिस के भक्त है और दीवी एसिस ने तुम्हें सबसे पावरफुल वेपन के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है और वो ये पावर सप्तान को देते हैं जिसका नाम नावी किरण होता है। शांग सप्तान को कहता है कि तुम अगर वो करोगे जैसा हम कहेंगे तो फिर तुम इस प्लेनेट पर राज कर सकोगे। सप्तान उनकी बात मान लेता है। असलियत में शांग के पास ऐसी पावर्स होती है जिससे ये कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है और किसी भी प्लेनेट पर चंद सेकंड में ये लोग जा सकते हैं। ये सब पूरे यूनिवर्स में रहते हैं और एक एक करके प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो उस प्लेनेट को खुद अपने हाथों से बर्बाद नहीं करते बल्कि वहाँ रहने वाले किसी इंसान को नावी किरण की पावर्स देकर उस प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं। और इस प्लेनेट यानी मार्स की तबाही के लिए उन्होंने जुडांगा के राजा को चुना था और उन्होंने सप्तान को नावी किरण की पावर्स दी थी जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। चलिए अब अर्थ पर आते हैं। जमीन पर हम देखते हैं ये सन है 1881। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम जॉन कार्टर है। हम देखते हैं वो पोस्ट ऑफिस जाता है, अपने भतीजे को एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। और ये भी दिखाया जाता है कि कोई जॉन कार्टर का पीछा कर रहा था। जॉन वहाँ पर लेटर पोस्ट करके चला जाता है और जब उसके भतीजे एडगर को वो लेटर मिलता है तब वो जल्दी से उधर आ जाता है। लेकिन उसको वहाँ जाके पता चलता है कि उसके अंकल कल रात को अचानक से मर चुके हैं। वो अपने अंकल से बेहद प्यार करता था। तो एडगर वो उस जगह जाता है जहाँ उसे दफनाया गया था। वो देखता है कि वो एक कमरा है जिसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। जॉन कार्टर का एक आदमी उसे बताता है कि इसे बस अंदर से ही खोला जा सकता है। उसकी बॉडी को दफनाया नहीं गया क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मतलब कि उनकी बॉडी को दफनाया ना जाए बल्कि खुले ताबूत में ही रखा जाए। और इसी कमरे को जहाँ पर जॉन कार्टर की लाश है उस कमरे को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। अब जॉन कार्टर का आदमी एडगर को उसकी अंकल की एक डायरी देता है और वो कहता है कि जॉन ये चाहते थे कि इस डायरी को सिर्फ तुम ही पढ़ो, शायद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इसमें मिल जाए। उसमें जॉन ने एडगर के लिए ये लिखा था कि जब मैं तुम्हें बचपन में कहानियां सुनाता था तो तुम उन कहानियों पर बिलीव करके उन्हें सच मान लेते थे। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो। और फिर वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि आज से तकरीबन 13 साल पहले वो एक ऐसा केव ढूंढ रहा था जिसमें बस सोना ही सोना था, जिसके बारे में जॉन को किसी और से पता चला था। मगर तभी एक कर्नल जिसका नाम पॉल था, उसके आदमी जॉन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनके लिए लड़े। ये वो टाइम था जब लड़ाई चल रही थी क्योंकि जॉन कार्टर वो खुद एक सिपाही रह चुके हैं और पॉल चाहते थे कि वो उनके साथ अपेचेस के खिलाफ लड़े। लेकिन जॉन कार्टर ये करने से मना कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब कर्नल के लोग वो जॉन का पीछा कर रहे थे तभी अपेचेस के लोग उन पर हमला कर देते हैं, मगर जॉन और कर्नल वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो दोनों एक केव में छुप जाते हैं। ये वही केव होता है जिसकी तलाश जॉन कार्टर को बहुत वक्त से थी, मतलब वही सोने वाला केव। इस केव में चारों तरफ बस सोना ही सोना था। तभी वहाँ पर एक आदमी न जाने वो कहाँ से आ
जाता है। वो जॉन कार्टर को मारने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो जॉन को मार पाता, जॉन उसे ही मार देता है। और असल में वो एक तेन होता है, उन लोगों में से एक जो कि एक एक करके प्लेनेट्स को तबाह कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बारसून यानी मार्स पर सप्तान को नाभिकीरण की पावर्स दी होती है। जॉन कार्टर जब उसे मार देता है तब वो तेन अपने गले से एक लॉकेट निकालकर एक्टिवेट कर देता है। उसमें से नीली रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वो धीरे से बारसून बोलता है, लेकिन तभी जॉन कार्टर उससे वो लॉकेट ले लेता है और बारसून बोलता है। और यहाँ से कहानी का मजा शुरू हो जाता है। जॉन कार्टर अचानक वहाँ से गायब होके एक अजीब से रेगिस्तान में पहुँच जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता वो यहाँ कैसे पहुँचा, क्यों आया। अब जॉन कार्टर वो यहाँ पर ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है। उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ वो बढ़ गई थी जैसे कोई सुपर हीरो, क्योंकि हकीकत तो ये है कि वो अब मार्स पर है और ये सब मार्स की ग्रेविटी और जॉन कार्टर के फिजिकल बॉडी की वजह से हो रहा है। मगर जॉन कार्टर को अभी ये नहीं पता था कि वो बारसून पर पहुंचा कैसे। जब वो ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा होता है तभी इसी प्लेनेट के कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग उसके पास आते हैं। ये लोग जो है ये तार्क्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे। वो लोग कम से कम 15 फीट के होते हैं और उनकी बनावट भी काफी अजीब सी होती है। जॉन कार्टर उन्हें बताता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वो वर्जीनिया का रहने वाला है, लेकिन तार्स उसका नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग जॉन कार्टर को मारना चाहते थे, लेकिन इनका जो सरदार होता है वो जॉन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जॉन की वो लंबी छलांगे देखी थी जो कि बारसून प्लेनेट के लो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो अब टार्क्स वो जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और वो उसका लॉकेट भी छीन लेते हैं। इसी दौरान हीलियम और जुडांगा राज्य के आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अब जुडांगा के राजा सप्तान के पास नाभिकीरण की रोशनी की पावर है और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और ये बात हीलियम का राजा भी जानता है, इसलिए सप्तान हीलियम के राजा के आगे एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी यानी हीलियम की राजकुमारी से शादी करूंगा और इसके बदले में तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हीलियम का राजा इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन राजकुमारी इस बात के लिए नहीं मानती और इसलिए वो चुपचाप वहां से भाग रही होती है। ये राजकुमारी भी फाइट में काफी तेज है, लाइक अ वॉरियर। साथ ही वो एक साइंटिस्ट भी है। अब ये लड़ाई हो रही थी जहां वो अपने प्लेन्स में थे और नीचे टार्क्स जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो किसी की भी तरफ नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि ये दोनों राजे आपस में लड़कर मर जाए और सिर्फ उनके लोग यानी टार्क्स वो इस बारसून प्लेनेट पर रहे। अब यहाँ पर राजकुमारी उस लड़ाई के दौरान अपनी जगह से गिरने वाली होती है और नीचे से ये सब कुछ जॉन कार्टर एक दूरबीन से देख लेता है और वो अपने ऊंचे छलांगों के सहारे राजकुमारी को बचा लेता है और साथ ही उन लोगों पर हमला भी कर देता है। तभी जुडांगा का राजा उस पर नाभिकीरण से हमला करने ही वाला था कि शैंग उसको रोक देता है और उसे कहता है कि ये इंसान मुझे जिंदा चाहिए। और जब जुडांगा का राजा जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाला होता है तभी नीचे से टार्क्स भी उन पर हमला कर देते हैं और उन सब पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जुडांगा के लोगों को अपने जहाज लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर वो टार्क्स वो काफी खुश हो जाते हैं और खुशी से कूदने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार जुडांगा के सिपाहियों को इतनी आसानी से मार भगाया। और फिर उनका सरदार कहता है कि अब से जॉन कार्टर, जिसको वो लोग वर्जीनिया कहते थे, उनके लिए लड़ेगा, लेकिन जॉन वो मना कर देता है। टार्क्स कहते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए लड़ाई नहीं की तो हम इस लड़की को मार देंगे जो कि हीलियम की राजकुमारी थी, मगर अभी तक किसी को ये पता नहीं था और इसी वजह से जॉन मान जाता है। फिर वहाँ पर देजा यानी हीलियम की राजकुमारी जॉन कार्टर से पूछती है कि तुमने इस तरह से कूदना कहाँ पर सीखा। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे एक सोने की गुफा है, बस वो मुझे मिल जाए। और इसी बातचीत के दौरान जॉन कार्टर को राजकुमारी के जरिए ये पता चलता है कि वो अब अर्थ पर नहीं बल्कि वो मार्स पर है। वो इस बात से हैरान हो जाता है, मगर राजकुमारी उसकी इन बातों पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि तुम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट इतने दूर सफर करके कैसे पहुँचे, क्या कोई 9 नंबर की बस पकड़ी तुमने। खैर जॉन वो उसको वो लॉकेट दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पहुँचा था। वो लॉकेट अब कबीले के सरदार के पास होता है। इसके बाद राजकुमारी, जॉन और इस कबीले के सरदार की बेटी यहाँ एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पे बाहरी लोगों का जाना मना है। उन्हें वहाँ पर एक होली नदी के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ एक मृत्यु दीवार है और
क्या पता जॉन कार्टर के अर्थ लौटने का रास्ता भी यहीं से हो। फिर वो तीनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। सरदार की बेटी भी उनके साथ मिल गई थी और इसी दौरान जॉन कार्टर को ये भी पता चल जाता है कि ये हीलियम राज्य की राजकुमारी है और जुरांगा का राजा इससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग कर आ गई। और अब ये तीनों के तीनों उस नदी को फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचना था। और उस जगह पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। टार्क्स जिसे देवी का मेरेकल समझते थे, ये वो नहीं था, वो तो मशीनों का खेल होता है, न कि कोई सुपरनेचुरल पावर। और यहाँ पर राजकुमारी को नावी किरण की पावर के बारे में पता चलता है जो जुरांगा के राजा के पास होती है। अब वो लोग वो लॉकेट जिसकी वजह से जॉन कार्टर यहाँ तक पहुँचा था, उस लॉकेट को वो जमीन में लगाते हैं, तभी वहाँ पर एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर राजकुमारी को ये भी पता चलता है कि तांस जिनके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना होता है वो लोग भी असली है और उन्हीं लोगों ने जुरांगा के राजा को नाविक किरण की पावर्स दी है। उसको ये भी पता चल जाता है कि नाविक किरण अपनी रोशनी की पावर इसी प्लेनेट से ही ले रहा है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद मार्स तबाह हो जाएगा। इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं बचेगा। राजकुमारी देजा को जॉन कार्टर पर भी भरोसा हो जाता है कि वो अर्थ से आया है और उन्हें ये भी पता चलता है कि जॉन कार्टर वो यहाँ टेलीग्राम की तरह भेजा गया है, मतलब कि उसकी असली बॉडी अर्थ पर अभी भी है और यहाँ से अर्थ या मार्स पर आने जाने के लिए कुछ वर्ड्स है जिन्हें इस लॉकेट के साथ ही बोलना पड़ता है। और इसी तरह से हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का सफर कर सकते हैं और जिन वर्ड्स को इन्हें बोलना होता है वो लोग उन्हें पढ़ नहीं पाते, उनके लिए उन्हें नक्शों और किताबों की जरूरत होती है जो कि हीलियम की लाइब्रेरी में है। जब वो लोग ये सब पढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर शेंग और उसके लोग आ जाते हैं। राजकुमारी और जॉन कार्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन इनकी जो तीसरी साथी होती है जिसने उनकी मदद की, वो नदी को पार करने में कामयाब हो जाती है और जमीन में छुप जाती है। राजकुमारी को हीलियम राजा के पास वापस भेज दिया जाता है और जॉन कार्टर को बंदी बनाकर रखा जाता है। राजमहल में राजकुमारी अपने एक आदमी को भेजकर जॉन कार्टर को छुड़वा लेती है। और जब जॉन कार्टर को ये पता चलता है कि राजकुमारी जुरांगा के राजा से शादी कर रही है तो इस बात से उसे बहुत ही हैरानी होती है और वो पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। राजकुमारी उसे समझाती है कि तुम हीलियम के राजा के लिए नहीं लड़ना चाहते और न ही टार्क्स के सरदार के लिए, तुम सिर्फ अर्थ पर वापस जाना चाहते हो अपने उस सोने के लिए। और मुझे लगता है कि शादी कर लेना ही मेरे लोगों के लिए अच्छा फैसला है। और फिर वो उसका लॉकेट उसे निकाल कर देती है क्योंकि उसे अब वो वर्ड्स पता है जिसे उसने हीलियम की लाइब्रेरी से पता कर लिए थे। और फिर राजकुमारी उसके हाथों में वो लॉकेट रखती है और उसे कहती है कि मेरे पीछे दोहराओ, और वो उसके पीछे वो वर्ड्स दोहराना शुरू कर देता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। राजकुमारी जॉन कार्टर को कहती है कि जल्दी करो, लेकिन वो आखिरी वर्ड नहीं बोलता क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी दरवाजा खुलता है और जुरांगा का राजा जिसकी राजकुमारी से शादी होने वाली थी वो अंदर आता है, लेकिन वो जॉन कार्टर को भी देख पाता है क्योंकि जॉन कार्टर वो छलांगे लगाकर ऊपर की एक दीवार पर बैठ जाता है। और जब वो नीचे वापस आता है तो देखता है कि नीचे उसके सामने एक औरत होती है, लेकिन वो कोई औरत नहीं होती बल्कि वो शेंग होता है। शेंग कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है। शेंग अपने नाविक किरण की पावर से जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है और अब जॉन वो शेंग के कंट्रोल में होता है। अब वो ना तो कहीं भाग सकता था ना कुछ कर सकता था। यहाँ पर शेंग वो उसे बताता है कि ग्रेविटी और तुम्हारी बॉडी की बनावट की वजह से तुम्हारी ह्यूमन स्ट्रेंथ इस प्लेनेट पर बहुत बढ़ गई है। वो उसे ये भी बताता है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस बात को छुपाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर शेंग वो एक ओल्ड लेडी का रूप धारण करके उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर राजकुमारी और जुरांगा के राजा की शादी आगे बढ़ रही है और आज रात ही इनकी शादी है। शेंग उसे बताता है कि ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसने नाविकीकरण का रास्ता और उसका राज ढूंढ निकाला है और रात को जब इस प्लेनेट के दोनों चंद्रमाएं एक साथ मिलेंगी तो राजकुमारी और हर उस इंसान को मार दिया जाएगा जो नाविकीकरण के राज के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है। दरअसल यहाँ पर दो चंद्रमाएं होती है जिसके आपस में मिलने के बाद आज रात में शादी का रस्म पूरा होगा। जॉन कार्टर उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो,
तुम सीधा जाके राजकुमारी को मार क्यों नहीं देते? ये सब खेल खेलने की जरूरत ही क्या है? शेंग बताता है कि ये खेल हम इस प्लेनेट के बनने से पहले ही खेल रहे हैं और अर्थ के खत्म होने के बाद तक ये खेलते रहेंगे, यानी कि इस प्लेनेट को तबाह करने के बाद वो लोग अर्थ पर भी आने वाले हैं। वो बताता है कि नाविकिरण का पावर वो जालिम और बेरहम होती है, जैसे कि हमने इस प्लेनेट पर वो जुडांगा के राजा को दिया जो कि क्रूल है, और जब आज रात शादी के बाद उसकी रानी मर जाएगी तो फिर उसका नफरत और गुस्सा वो चारों ओर फैल जाएगा। फिर वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे, यानी कि इस प्लेनेट को तबाह हो बर्बाद कर देना। शेंग बताता है कि वो किसी भी प्लेनेट को खुद अपने हाथों से तबाह नहीं करते, बल्कि हम बस उनके रहने वालों का इस्तेमाल करते हैं। तुम कह सकते हो कि हम इस पर ही पलते हैं। वो और बताता है कि जब किसी प्लेनेट पर आबादी बढ़ती है तो लोग अलग अलग रिलीजन्स में बढ़ जाते हैं और फिर वो रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। हम अमर है, हमारी कोई उम्र नहीं है। यहाँ पर जॉन कार्टर कहता है कि तुम्हारे जैसे एक को मैं पहले ही अर्थ पर मार चुका हूँ, तो ये मत कहो कि तुम मर नहीं सकते। अब ये जॉन कार्टर को यहाँ से कहीं और भेज रहा है। तभी जॉन कार्टर का डॉग, जो इसी प्लेनेट का एक डॉग होता है, वैसे दिखने में कोई मॉन्स्टर ही लगता है, पर ये शुरू से ही जॉन कार्टर के साथ है और वो जॉन कार्टर का बहुत वफादार होता है। फिर वो डॉग क्या करता है कि शेंग के हाथ पर हमला करता है और उस हाथ पर शेंग ने एक गैजेट पहना था जिसे वो नाविकिरण की पावर्स को कंट्रोल करता था, और अब तो वो जॉन को अर्थ पर भी भेजने वाला था। मतलब जो भी पावर थी वो इस नाविकिरण में ही थी। इसी की वजह से उसने जॉन कार्टर को अपने वश में लिया था। तो जब डॉगो उसके हाथ पर हमला करता है वो कंट्रोल छूट जाता है और जॉन वो आजाद हो जाता है। वो उन्हीं के एक उड़ने वाले ऑब्जेक्ट पर बैठकर निकल जाता है, लेकिन उनके लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। तभी रेगिस्तान में जॉन कार्टर की वो तीसरी साथी, जिसने वो नदी पार करवाई होती है, वो उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को गोलियों से उड़ा देती है जो कि जॉन कार्टर का पीछा कर रहे थे। लेकिन वहीं पर जॉन कार्टर का भी ऑब्जेक्ट क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर उसे कहता है कि उसे देजा यानी राजकुमारी को बचाना है, जिसके लिए उसे पूरी पहुंच की जरूरत है। और तब जॉन कार्टर टार्क्स के पास जाता है। वहां पहुंचने के बाद टार्क्स उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ हुआ ये था कि जो पुराना सरदार था उसे कैद कर लिया गया है और उसकी जगह एक नई सरदार ने ले ली है, जो कि जॉन कार्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो उसको मारना ही चाहता था। मगर जो पुराना राजा था वो जॉन कार्टर पर बिलीव कर सकता था कि ये बंदा हमारी मदद कर सकता है। अगले दिन जॉन और पुराने सरदार को एक खूनख्वार जानवर के सामने छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे मार देता है और साथ ही उसे भी मार देता है जिसने पुराने सरदार को धोखा देकर नया सरदार बन गया था। यहाँ वापस से पुराना सरदार वो अपने कबीले का सरदार बन जाता है। और अब जॉन कार्टर राजकुमारी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था और आज रात उसकी शादी जुडांगा के राजा से थी। इससे पहले कि उनकी शादी हो पाती, जॉन कार्टर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब एक साजिश है। तुम्हारे राज्य यानी हेलियम को जुडांगा के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये शादी होते ही वो लोग हीलियम पर हमला कर देंगे। तभी जुडांगा का राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ पर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर टार्क्स भी आ जाते हैं हेलियम राजा की मदद करने के लिए। हालांकि इनकी हजारों सालों से दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त ये दोनों मिलकर जुडांगा के साथ लड़ना चाहते हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। वही जॉन कार्टर जुडांगा के राजा को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ शेंग राजकुमारी का रूप धारण करके राजकुमारी को तलवार की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी वो शांग से वो गैजेट छीन लेती है जिसे कि वो नाविकिरण को कंट्रोल करता है। वो उसे छीन कर फेंक देती है, लेकिन जब तक जॉन कार्टर वो उसे मार पाता, शेंग उस गैजेट को वापस हासिल करके उसकी मदद से गायब हो जाता है। यानी अब तो वो यहाँ से जा चुका है। इसके बाद जॉन कार्टर और राजकुमारी की शादी हो जाती है। शादी के पहले रात ही शेंग वो रूप बदल कर आता है और जॉन कार्टर के सीने पर हाथ रख के वही वर्ड्स बोलता है जिससे कि वो वापस अपने प्लेनेट पर जा सके, और होता भी वही है। जॉन कार्टर वो वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को उसी सोने के कैब में पाता है जहाँ पर उसने थेन को मारा था, जिसकी वजह से वो मार्स पर पहुंच गया था। वापस अर्थ पर आकर वो खुश नहीं था। वो मार्स पर जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ जिसे वो प्यार करता था वो मार्स पर थी, लेकिन वापस जाने के लिए उसके पास गैजेट नहीं होता है जिसकी मदद से वो वहां जा नहीं सकता। और अगले 10 सालों तक वो उसी गैजेट की तलाश करता, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ताज मार्स पर रहते हैं वैसे ही वो अर्थ पर भी रहते होंगे। और 10 सालों के बाद उसे वो गैजेट मिल गया किसी पुराने गार में। अब तक की सारी कहानी उसका भतीजा एडगर उसकी डायरी में पढ़ रहा होता है और वो उस डायरी में ये भी पढ़ता है कि अब तुम मेरी मौत की वजह भी समझ गए होंगे
कि मैंने क्यों अपनी लाश को दफनाने से मना किया था, क्यों मैंने अपनी बॉडी को सेफ रखा, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर खत्म कर दी गई तो मेरा दूसरा रूप जो मार्स पर है वो भी खत्म हो जाएगा, और जहाँ पर मेरी बॉडी रखी गई है उसे खोलने की चाबी तुम हो। जब तक तुम ये डायरी पढ़ते रहो, हो सकता है कि तांज मेरी बॉडी को खत्म कर चुके हो और मेरी बॉडी की हिफाजत अब तुम्हारे हाथों में है। ये पढ़कर तो एडगर वो उस तरफ भाग जाता है जहाँ पर उसकी अंकल की बॉडी को रखा गया था, और वो वहाँ देखता है कि दरवाजे पर कुछ अल्फाबेट्स है। वो वहाँ पे अपना नाम एडगर की मदद से दरवाजा खोलता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर उसको कभी एडगर नहीं बुलाते थे, बल्कि वो उसे नेट कहते थे। और जब वो दरवाजे पर नेट प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी एडगर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक वो आदमी एडगर को मार पाता, एक गोली चलती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। जब एडगर पीछे देखता है तो जॉन कार्टर जिंदा होता है। वो उस मरे हुए आदमी के पास जाता है जो उसके कोट से उसी गैजेट को निकालता है जिस लॉकेट की मदद से वो मार्स पर वापस जा सकता था अपनी वाइफ के पास। असलियत में जॉन कार्टर को कभी वो गैजेट मिला ही नहीं था, और वो मरा हुआ आदमी असल में शैंक था, जिसे लगता था कि जॉन कार्टर को वो गैजेट मिल चुका है और वो उसे हासिल करना चाहता था, और वो यहाँ पर उसकी बॉडी खत्म करने के लिए आया था। और जॉन कार्टर ये जानता था कि अगर शैंक को पता चला कि उसे गैजेट मिल गया है तो वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी तरह जॉन वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और वो उस गैजेट को हासिल कर लेता है जिसकी तलाश वो पिछले 10 सालों से कर रहा था, और अब वो मार्स पर जा सकता है। वो एडगर को कहता है कि जीवन में एक मकसद बनाओ, कोई किताब लिखो या किसी से प्यार करो, और फिर वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ उसने अपनी बॉडी के लिए सेफ जगह बनाई होती है, और एक बार फिर वो मार्स पर वापस चला जाता है। और इसी हैप्पी नोट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूले, अपनी राय जरूर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।